बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। हीट ऑफ वर्क के बारे में आपको बता दिया था मैंने, इंटरनल एनर्जी बच गया है। फिर फ्लॉट पढ़ेंगे, एंथैल्पी पढ़ेंगे, और चीजें हैं। उसके बाद आगे जाकर के हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क भी करेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, सारे टॉपिक्स कराऊंगा मैं। अभी जो है ये हमारा मुद्दा है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता कि क्या है इंटरनल एनर्जी। ना बुक में एक्सप्लेन करता है, ना टीचर डिटेल में एक्सप्लेन करता है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है कि इंटरनल एनर्जी है क्या चीज है। तो आइए आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज है ये। तो इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर मेरे हाथ पे भी ऐसे रखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके पास एनर्जी है या नहीं है, इसके पास एनर्जी है या नहीं है, तो अक्सर बच्चों का जो जवाब आता है वो ये होता है कि सर ये तो भी रेस्ट पर है, तो उसके पास एनर्जी नहीं है। तो यही समझना है सबसे पहले कि बच्चे अपने दिमाग में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर चुके होते हैं। बच्चों को लगता है कि एनर्जी होने का मतलब वो ऑब्जेक्ट का चलना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूं और सेकंड फ्लोर पे क्या है, मेरे पास कुछ, मैं अभी चल नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? मेरे पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं चलना शुरू करता हूं तो मेरे पास काइनेटिक भी आ गई, पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई एनर्जी का मतलब ऑब्जेक्ट चलना चाहिए। वो सिर्फ तब चलेगा जब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये चीज निकाल दो। दूसरी बात, अभी यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल की पहले तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी आपसे पूछ रहा हूं कि ये सिस्टम अभी रखा हुआ है मेरे हाथ पर, क्या इसके पास एनर्जी है? तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक नहीं है, वो ग्रेविटेशन की वजह से पोटेंशियल होगी, ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से। मैं ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। अब उन दोनों को छोड़ के, यानी ये चल नहीं रहा है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसको भी निग्लेक्ट कर दो। इन दोनों एनर्जी को छोड़ के अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके पास एनर्जी है या नहीं है। तो अक्सर बच्चों का ये जवाब आता है कि सर इसके पास एनर्जी नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको थोड़ा गहराई में जाकर के सोचिए, ये जो मार्कर हमारा है, ये जो हमारा मार्कर है, ये मार्कर किससे बना होगा? तो आप बोलेंगे सर एटम से बना होगा। एटम किससे बना होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होगा। इलेक्ट्रॉन क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के आसपास घूमता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, और उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसका मतलब इसके पास भले ही आपको भी रेस्ट पर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर है। उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमेशा न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने नहीं रहते हैं। मेजॉन थ्योरी ये कहती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में वो एक्सचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। समझ में आ गया? तो ये बदलने के लिए भी क्या चाहिए? उनको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बच्चे खेल रहे हैं, जरा बंद कर देते हैं इसको। तो मैं आपसे कह रहा था कि बेसिकली यहां पर आपको ये समझना है कि हमारे पास ये जो मार्कर है, ये अपने को शांत मार्कर दिख तो रहा है, लेकिन इसके अंदर के एटम के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तो है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? मेजॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, यानी न्यूक्लियस की भी एनर्जी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये जो दो, अगर मैं पार्टिकल्स यहां पर इमेजिन करूं, वो दोनों के दोनों बाइंडेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में बॉन्ड होगा, तभी तो वो बाइंडेड है। अगर उनके बीच में बॉन्ड है तो इसका मतलब वहां पर केमिकल बॉन्ड एनर्जी भी है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका ये मतलब है कि हमको ये मार्कर तो ऐसा लगता है कि ये तो रेस्ट पर है, इसके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का एग्जांपल ले लिया मैंने, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी। और अगर ये यहाँ पर उसके क्या कर रहे होंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट भी तो कर रहे होंगे, सॉलिड है ना ये,
तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली आपको ये समझना है कि यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, ये मार्कर का एग्जांपल लेता हूँ, तो मार्कर हमको भले ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट पर है, लेकिन उसके अंदर एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर होती है। समझ आ गया? वही छोटी छोटी एनर्जी का जो सम होता है, उसी सम को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेरी बात करेगा तो मैं भले रेस्ट पर हूं, भले मेरी ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान ले आप, लेकिन फिर भी मेरे पास क्या है, एक इंटरनल एनर्जी है। हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है, हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है, उसके पास कुछ ना कुछ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर होती है। अपने रूम में जहां पर भी बैठ के देख रहे हो, आसपास की चीजें देखो, आसपास की चीजों में आपको कबर्ड दिखेगा, चेयर दिखेगी, कोई टेबल दिखेगा, मिरर दिखेगा, आपको भले वो रेस्ट पर दिख रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर स्टोर्ड है। उसी का हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। दिवाली में हम लोग क्या करते थे, बचपन में वो रस्सी बम आता था, उसको जला करके फोड़ते थे। यही होता था, मैंने तो बहुत फोड़ा है दिवाली में। क्या करते थे हम लोग, रस्सी बम को क्या करते थे, जलाते थे, और वो क्या करता था, वो फटता था। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो हमारा रस्सी बम होता है, उसको आप बिना जलाए अपने हाथ पे रखो तो ऐसा लगेगा शांत सा है, बिल्कुल उसके पास कोई एनर्जी है नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसको जला देते हैं तो जलाने पर होता क्या है, जलाने पर यह होता है कि जब वो फटता है तो आपको साउंड भी सुनाई देता है और आपको चिंगारी यानी लाइट भी दिखाई देती है। ये साउंड और लाइट आया कहां से, यही आपको समझना है कि उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड एनर्जी थी वो साउंड और लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो आपको नजर आ रही है ना एनर्जी साउंड और लाइट वाली, ये आई कहां से? एनर्जी अपने आप तो पैदा नहीं हो सकती, तो उसी के पास जो केमिकल बॉन्ड एनर्जी थी वो साउंड और लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो ये इस बात को अच्छी से दर्शाता है कि भाई हर सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर होती है। समझ आ गया? तो याद क्या रखना है आपको, किसी भी सिस्टम में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारे आसपास की हर चीज जिसके पास मास है उसके पास कुछ ना कुछ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी stored within a substance or a system। कोई भी सिस्टम या सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अब इंटरनल एनर्जी जो है, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, इसका सिंबल U या फिर E दोनों भी चलता है। इंटरनल एनर्जी बहुत सारी एनर्जीज का सम होती है, ठीक है ना? कई सारी एनर्जीज का सम होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जैसे आपका न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे आपका केमिकल बॉन्ड एनर्जी, जैसे आपका मॉलिक्यूल अगर गैस के हो तो गैस की भी तो होगी ना। मतलब क्या, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, एक मैंने क्या कर दी, ऐसे गैस भर दी, तो गैस के मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, गैस के मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गैस के मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल के पास कौन सी थी, सिर्फ क्या कर रहे थे, वो तो वाइब्रेट कर रहे थे। समझ आ रहा है? लेकिन इसके मॉलिक्यूल तो क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से मूव करेंगे। अगर वो ऐसे हैं, अगर ऐसे हैं तो क्या करेंगे, ऐसे ट्रांसलेट भी करेंगे और रोटेट भी करेंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। समझ आ रहा है? उनके पास अब ये काइनेटिक क्या कैसी हो सकती है, ट्रांसलेशन भी हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है और आपका वाइब्रेशन भी हो सकती है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो आपको यही समझना है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास है, कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में जिसके पास मास है, उसके पास एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर जरूर होती है। तो अगर हमारे आसपास कोई किताब भी रखी है, या मेरे पास ये मार्कर भी है, या मेरा ये ग्लव भी है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जरूर होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो ऐड कर देता हूं मैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एनर्जी, जैसे लैटिस एनर्जी, लैटिस फॉर्म होने के टाइम पे लैटिस एनर्जी।
समझ में आ गई, या बाइंडिंग एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आती है। पोटेंशियल एनर्जी है ना, मॉलिक्यूल्स का आपस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उनके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो इतनी सारी एनर्जीज का जो सम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो कोई भी सब्सटेंस भले अपने को शांत नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर स्टोर्ड है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। समझ आया, क्लियर हो गया। अब क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसको अब समझने की कोशिश करो, इसको समझो। तो अपना जो इंटरनल एनर्जी आया बच्चों, यू आया, वो आया काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, गैसियस सिस्टम की ज्यादातर बात करनी है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के आपस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन एनर्जी, और आपका और भी कई सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल बाइंडिंग एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है इसको समझने की कोशिश करो। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो। जब जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अगर मूव करते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, आपस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो यही दोनों होता है। समझ आ रहा है। तो मेजर पार्ट जो होता है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का होता है, और बाकी जो है लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी जो है वो माइनर भी होता है, बहुत छोटा हिस्सा होता है, प्लस प्रैक्टिकली कांस्टेंट भी होता है। मतलब क्या, सिस्टम अगर क्या होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तब भी वो जो है ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये बदलता नहीं है। तो बहुत छोटा हिस्सा भी होता है और प्रैक्टिकली कांस्टेंट भी होता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया। आप बोलेंगे सर ये सब क्यों बता रहे, तो टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक में जो चीज दी हुई है ना उसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी उठाओ या स्टेट बोर्ड उठाओ, ढंग से कुछ भी नहीं समझाता इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी समझेगा मैं क्यों बता रहा हूं। ठीक है, जो भी चीज मैं क्लासरूम में कराता हूं वो तुम्हारी बुक का लूप होल होता है। एक्स्ट्रा जब मैं कराता हूं ना तो आपकी टेक्स्ट बुक में वो दिया नहीं होता है, और मुझे पता है कि आगे की चीज समझाने के लिए मुझे ये कराना पड़ेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराना पड़ता है। ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास ये है, इसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहां तक तो मुझे बात समझ में आ गई कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका मेजर पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और ये बाकी जो हिस्सा है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसमें वो सब क्या होते हैं, माइनर होते हैं और प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट होते हैं। अब क्या, एक चीज आपको मिलेगी इसके अंदर कि ये जो बाकी का पार्ट है, लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी, केमिकल बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इनमें से कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनको हमारे लिए मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसकी जिससे हम क्या करें, उसको मेजर कर लें। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। हमारे पास ये आगे के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, उनमें से वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हमारे पास ऐसे कोई तरीके नहीं है जिससे हम लोग क्या कर लें, उसको मेजर कर लें। तो अब समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास यहां पर कुछ x है और यहां पर कुछ 10 टर्म है। यहां पर कुछ क्या है, x1 x2 x3 x3 x4 करके क्या है, 10 टर्म है, x10 तक का है। अब मेरे पास क्या है, यहां पर मुझे x5 और x8 ये दो चीजें मैं निकाल नहीं सकता। तो मुझे बताओ क्या मैं x का वैल्यू पूरी तरीके से पता कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर नहीं पता कर सकते, क्यों नहीं, क्योंकि x जो है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x10 तक का है। इसमें x7 x10 कुछ भी पर्टिकुलर 1 2 या 3 चीजें अगर मैं पता ना कर पाऊं या एक चीज भी पता ना कर पाऊं तो x का एक्चुअल वैल्यू मैं पता नहीं कर सकता। यही आपको समझना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इतनी सारी एनर्जीज का सम है कि उसमें कुछ ऐसी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिनको हमें कैलकुलेट करना नहीं आता। हम नहीं जानते उसको कैसे मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं। तो जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, इस वजह से इंटरनल एनर्जी का क्या मैं एब्सोल्यूट वैल्यू पता कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर नहीं पता कर सकते। यही मुझे आपको समझाना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी डिटरमाइंड। समझ आ रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझनी है।
क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। और फॉर्चुनेटली ऐसा है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमको चाहिए भी नहीं होता है, हमको क्या चाहिए होता है, हमको इसका चेंज चाहिए होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया, ठीक है ना। और लिखना है यहां पर फॉर्चुनेटली वी डोंट रिक्वायर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u। समझ में आ गया। what we require is the change in internal energy। हमें जो चीज चाहिए वो क्या है, वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमको ये अभी देखना है कि कैसे हम इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल लेते हैं। हमको ये पता ही नहीं है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो चेंज कैसे निकाल लिया आपने, मैं समझाता हूं वो क्या है। एक सिस्टम आप लोग मान लीजिए, एक मेरे पास सिस्टम 1 है, सिस्टम 1, वो सिस्टम अपना स्टेट चेंज करता है और सिस्टम 2 बन जाएगा ऑब्वियसली। ये सिस्टम था, यहां से यहां पहुंचा, ये इसका इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। उसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना U1, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस यहाँ पर कांस्टेंट C। जो बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैंने क्या बोला था, वो माइनर भी है और प्रैक्टिकली कांस्टेंट भी है। तो अगर यहाँ C है तो वहां पर भी क्या होगी, C होगी। सिस्टम के चेंज होने पर वो तो चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत छोटी भी है और वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट भी है। तो जब यहां पहुंचा तो इसका जब इंटरनल एनर्जी लिखूंगा तो K2 प्लस P2 प्लस C ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं निकालता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, ये कैसे निकलेगा, डेल्टा U। डेल्टा U पता है ना, डेल्टा मतलब चेंज, तो U2 माइनस U1 करेंगे तो क्या होगा, K2 प्लस P2 प्लस C माइनस K1 माइनस P1 माइनस C प्लस C माइनस C कैंसिल हो गया। क्या बच गया, देखो ध्यान से, क्या बच गया, K2 माइनस K1 प्लस P2 माइनस P1। K2 माइनस K1 यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी डेल्टा Ke प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा U। और काइनेटिक और पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूल का। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसी वजह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाले पार्ट को पूरी तरीके से मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमको तरीका नहीं पता। लेकिन जब हम लोग चेंज निकालते हैं तो उसमें ये तो उड़ जाता है, समझ आ गया। तो बचा क्या, काइनेटिक और पोटेंशियल, वो तो हमको मेजर करना आता है। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये आपको समझा दिया मैंने। अब इसके बाद और कुछ पॉइंट्स बता देता हूं इससे रिलेटेड, वो देख लो। ये क्या है, ये आपके पास जो इंटरनल एनर्जी आया, ये सब कोई नहीं बताता है, इससे बच्चे फिर कंफ्यूज रहते हैं आगे। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास आया डेल्टा Ke प्लस क्या होता है, डेल्टा P। ये अपने को अभी यहां पर ऐसे समझ आ रहा है, ठीक है ना, ये अपने को मिला। अब जो है डेल्टा U जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा U पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, KTG में पढ़ाते हैं 11th में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो इसका ये मतलब हुआ, देयरफॉर ये जो आपका U है, डेल्टा U या U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और अगर टेम्परेचर वॉल्यूम ले लिया तो तीन हमारे पास वेरिएबल है, तो प्रेशर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर, या फिर फंक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। समझ में आ गया। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली तीनों का फंक्शन है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे जो है इसमें अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, वो देखिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें जो है और क्या है कि अगर डेल्टा U हमारा जो है वो क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर U फाइनल ग्रेटर देन U इनिशियल होगा तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। ये बड़ा है वो छोटा है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव होगा। और U फाइनल ग्रेटर देन U इनिशियल होगा तो क्या होगा, डेल्टा U नेगेटिव होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है।
तो बहुत बेसिक सी चीज़ आपको मैंने समझा दी, इसको आप लोगों को याद रखना है। और जो जो पार्ट मैंने आपको इंटर एनर्जी में बताए हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी जो हिस्सा इसका बचा है वो आपको मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कवर करवाऊंगा। समझ आ गया, क्लियर है? आई होप मैंने पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।